हेलो स्टूडेंट्स। हम आज से मैथमेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कुछ चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ा। और जैसा कि हमने एक छोटा सा लेक्चर सीरीज में वादा किया था कि हम मैथमेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं और हम इसी तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर इसके अगले एपिसोड्स को बनाते रहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं मैथमेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स प्राचीन काल से ही, जब से हमारा यानी कि जहाँ जो पश्चिमी सभ्यता हो या फिर इंडियन एंशियंट इंडियन टाइम हो, तो वो हर समय वो मैथमेटिक्स था वहाँ पे, लेकिन वह एक सीमित वर्गों तक सीमित था। जैसे पहले जो मैथमेटिक्स था, जो पहले के राजा महाराजा होते थे, तो वो क्या करते थे, जनता से टैक्स का कलेक्शन करते थे, किसी न किसी कर में जजिया कर वगैरह वगैरह। तो लगान लिए, जैसे अंग्रेज़ आया तो लगान लेने लगा उसी के रूप में। तो ये सब काल बहुत पहले से चला आ रहा है कि जनता जो काम करते हैं उससे वो टैक्स वसूल करते हैं राजा, और फिर अपने जो राज्य के जो वंचित वर्ग है या फिर राज्य के विकास के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए उसको खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं टैक्स लेने की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से है, क्योंकि राजा महाराजा टैक्स के आधार पर ही, टैक्स के पैसे से ही वो चलते हैं। तो टैक्स लेने का जो रूल है, किससे टैक्स कितना लिया जाए, उसका आधार क्या हो, किस बेसिस पे हो, तो वहाँ पर जो कैलकुलेशन था, वहाँ पर जो मैथमेटिक्स था, वह उस समय के जो कर विभाग के जो टैक्स टैक्स ऑफिसर कहिए, सो कॉल्ड टैक्स ऑफिसर, जो टैक्स डिपार्टमेंट था उस समय का, जो टैक्स डिपार्टमेंट था, उसको मैथमेटिक्स था आता था। और ख़ास तौर पे जो पुजारी वगैरह थे, प्रिस्ट वगैरह कहिए, पादरी जो कह लीजिए आप, तो वो लोग भी क्या करते थे, टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए कहीं ना कहीं हर राज्य दरबार में साइंटिफिक एक साइंस का एक कह सकते थे कि एक लेबोरेटरी का, या फिर साइंस के जानने वाले लोगों का एक समूह होता था। कुछ वेदों के, शास्त्रों के जानने वाले कुछ लोगों का समूह होता था, कुछ संगीत को जानने वाले लोगों का समूह होता था, है ना। तो इसी क्रम में जो आर्किमिडीज जो आया मैथमेटिशियन, या फिर उसको लॉ ऑफ बयान्सी का जो खोज किया था उसने, तो उसको कहा गया था कि सोने की शुद्धता के बारे में जांच करने के लिए कि कौन सा सोना शुद्ध है और कौन सा सोना शुद्ध नहीं है, तो उसके डेंसिटी के बारे में उसने स्टडी किया था, है ना। और जब वह नदी में नहा रहा था तो उसको लगता था कि मुझे नीचे से, पानी के अंदर से कोई मुझे धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो लॉ ऑफ बयान्सी का खोज हुआ था और उसी के आधार पर उसने आगे चल करके गोल्ड के प्योरिटी के बारे में, यानी कि डेंसिटी के बारे में उसने स्टडी किया कि अगर प्योर गोल्ड का जो डेंसिटी होगा, तो जो भी प्योर होगा सबका डेंसिटी एक ही जैसा होगा, लेकिन जो प्योर नहीं होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, बदल जाएगा। तो इस प्रकार से विज्ञान का जो विशेष ज्ञान है उसको सोचने वाले लोगों का एक समूह होता था। तो कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स उस समय भी था, लेकिन किसके पास था, जो कर को कलेक्ट करने वाले, जो टैक्स कलेक्टर थे या फिर जो प्रिस्ट वगैरह थे, उसके पास था। और उस सब का यह दायित्व था कि उस डिपार्टमेंट में जो जाए, या फिर उसको जो विश्वासी लोग, जो राजा के सबसे विश्वासी करीबी लोग होते थे, उसी को उस डिपार्टमेंट में रखा जाता था, ताकि वो वहाँ पे चोरी घपला करप्शन ऐसा ना हो, है ना। तो मैथमेटिक्स वहाँ था, लेकिन एक सीमित वर्ग में सीमित था। उसके बाद जब आगे बढ़ा, जैसे अगर भारत की बात करें, तो भारत में भी मैथमेटिक्स बहुत पहले से है, एंशियंट मैथमेटिक्स बहुत पहले से है। बट संस्कृत लैंग्वेज में, हमारे यहाँ संस्कृत लैंग्वेज में मैथमेटिक्स सारी की सारी पिरोई गई है। जो भी बातें लिखी गई है, जो एंशियंट साइंस है, वो सब संस्कृत में है। और वह संस्कृत भाषा सामान्य लोगों से बहुत ही दूर था, इसलिए वह संस्कृत उसी भाषा में रह गया। और आज के जो परिवेश है उसमें भी कहीं ना कहीं संस्कृत को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि संस्कृत में जो हमारे साइंस हैं, हमारी जो एंशियंट साइंस है, उसको हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसमें लोगों को संस्कृत सीखनी होगी, या फिर संस्कृत को जो जानने वाले हैं उसको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लानी होगी। तो यह प्रयास हर समय के लोगों ने यह किया है। जैसे भारत में जो एंशिएंट साइंस था उसको अरबी लैंग्वेज में, यहाँ जो मैथमेटिशियन आए, अरब के जो मैथमेटिशियंस लोग यहाँ आए, तो यहाँ के मैथमेटिक्स को क्या किए, अरबी लैंग्वेज में लेकर के वहाँ ले गए। और वहाँ अभी भी वो सारी चीज़ें सुरक्षित है। और कह सकते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी, इस्लामिक जो दुनिया है, जो देश है, उन लोगों ने साइंस को इनिशिएट तो नहीं किया, लेकिन उस सब को प्रमोटर, बहुत बहुत बड़ा प्रमोटर था। इसीलिए जो 1 2 3 आप लिखते हैं उसको हिंदू अरबिक सिस्टम में बोलते हैं क्या, दहाई सैकड़ा हज़ार, वंस टेंस हंड्रेड, तो इतना इंग्लिश में है।
ये सब हिंदू अरेबिक सिस्टम का एक जो कैलकुलेशन यानी कि काउंट करने का एक तरीका है। तो हिंदू अरेबिक कहीं न कहीं अरब से जो लोग यहाँ मैथमेटिक्स के लिए अध्ययन के लिए आए थे, नंबर सिस्टम, तो कहीं न कहीं वहाँ अपने यहाँ से सारी चीज़ों को अरबी में ट्रांसलेट करके वहाँ ले गए और आज भी वहाँ है। और आज वही कोशिश किया जा रहा है कि जो चीज़ें यहाँ की चीज़ें जो अरबी में है उसको फिर से यहाँ लाई जाए। तो ये एक प्रयास है। हाँ, दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि हमारे देश में जो हमारी जो लाइब्रेरी रही, ये कहे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहे, यूनिवर्सिटी के बारे में कहे, तो वहाँ की किताबें जला दी गई। तो हमारे यहाँ तो लोगों ने आक्रमण किया और उन सारी पुस्तकों को, लाइब्रेरी को ख़त्म कर दिया। किसी भी देश की संपत्ति, वहाँ की जो मानव संसाधन होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ साथ जो ज्ञान जहाँ रखी गई है, समाहित की गई है, वह भी वहाँ की संसाधन होती है। और लोगों ने सबसे पहले आक्रमण क्या किया, उस पुस्तकों पे किया ताकि यहाँ के ज्ञान, जो विज्ञान है, वो ख़त्म हो जाए, लोगों तक नहीं जा पाया, अगली पीढ़ी तक, और यही हुआ। तो कहीं न कहीं लोगों ने हमारे यहाँ आए तो वहाँ के साइंस, वहाँ के विज्ञान तो हमारे यहाँ आए, लेकिन हमारे यहाँ के जो विज्ञान है वो दूसरी जगह ले गए, लेकिन इस मूल रूप में नहीं गए। ऐसा ऐसा ये भी कहा जाता है, आज सुनने में आता है कि यहाँ के लोग ही गए थे, अरबियन कंट्री के लोग यहाँ आए थे, या फिर यहाँ के लोग वहाँ गए थे, लेकिन संभवतः यहाँ के भारत के लोग संभवतः दूसरी जगहों पे बहुत ही कम गए हैं, क्योंकि भारत की खोज भी किसी दूसरे ने की है और ढूँढते-ढूँढते यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ के लोग नहीं गए हैं, बल्कि यहाँ के लोग जो व्यापार करने आए, जो घूमने आए, तो यहाँ से सीख करके, समझ करके उस कंट्री में गए। तो ऐसा कहा जाता है कि अरबियन लोग जो है, अरब कंट्री के लोग जो है वो यहाँ आए, यहाँ से सीख करके गए, वहाँ अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, फिर वहाँ से ग्रीक लैंग्वेज वगैरह जो भी है वहाँ से ट्रांसलेट हुआ और वहाँ फिर मैथमेटिक्स का विकास हुआ। और वही जो हम जिस ग्रीक की बात कर रहे हो, वो यूक्लिड वहीं का रहने वाला था, पाइथागोरस वहीं का रहने वाला था, थेल्स वहीं का रहने वाला था, ग्रीक का रहने वाला था, है ना? तो कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि सारे मैथ्स, जो साइंस है, उसका जो केंद्र रहा है वो भारत रहा है। लेकिन फिर भी भारत का नाम नहीं आता है इसमें, क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह जो साइंस हम लोगों ने जिस लैंग्वेज में पिरोया, या फिर हम लोगों ने प्रचार-प्रसार के बारे में नहीं सोचा, या फिर देश दुनिया में व्यापार के लिए किसी दूसरे देश जाकर के व्यापार करें, इस विषय में कहीं न कहीं नहीं सोचा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम इस विषय पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के लोग जो रहे हैं, वो विश्व के कई हिस्सों में व्यापार के दृष्टिकोण से ही वो अलग-अलग जगहों पे गए और वहाँ पे अपनी संस्कृति लेकर के गए, अपने कल्चर, अपने साइंस, अपने मैथमेटिक्स लेकर के गए और इस तरीके से फैलता चला गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैथमेटिक्स को समझने की ज़रूरत है, तो आपको ये कोई मैटर नहीं करता है कि कहाँ से कहाँ गया, और मैटर ये करता है कि अभी जिस रूप में जहाँ से जानी जाती है कि ये वहाँ की देन है, उसको उसी रूप में पढ़नी चाहिए। फिर ये एक हिस्ट्री का मामला है कि हम इस बात को सोचें, समझें, रिकॉग्नाइज़ करें कि यह भारत की सबसे पहली देन है और कौन-सी पॉइंट है, कैसे। जैसे कि आजकल जो कुछ एक थ्योरम के बारे में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं, वो बेसिकली पाइथागोरस ने उसका प्रूफ दिया था, उसने थ्योरम नहीं दिया था। इसका यूज़ भारत में, प्राचीन भारत में बहुत ही पहले किया गया था, जो कि बोधायन नामक एक मैथमेटिशियन था, जिन्होंने इस पे काम किया था, राइट? और उन्होंने कहा था कि किसी ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि किसी ट्रायंगल के एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है ना? तो उस विषय में उसने कहा कि 90 डिग्री के जो सामने के जो साइड होते हैं, जो भुजा होती है, उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पाइथागोरस ने इसको थ्योरेटिकली प्रूफ किया है, बोधायन ने उसको उस तरीके से प्रूफ नहीं किया है। उन्होंने सुलभा, यानी कि एक वर्ड है सुलभा, सुलभा को कहा जाता है, ये संस्कृत का शब्द है रोप, सुलभा। इसको इंग्लिश में रोप कहते हैं। रोप का मतलब समझ रहे हैं आप, रस्सी, है ना? तो इसके हेल्प से उन्होंने इसको प्रूव किया था। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए और हम क्या किए, इसको यहाँ से लेकर के एक रोप ले लिए, यहाँ से यहाँ तक रोप ले लिए, यहाँ से यहाँ तक रोप ले लिए, और फिर उसको हम क्या किए, उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे 4 का स्क्वायर करने की अगर बात करते हैं, है ना, 4 को स्क्वायर करने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से उन लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन उसको उस रूप में अभी नहीं जाना जाता। हालांकि अभी इसको प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका लोगों ने ढूंढ लिया है।
उस समय के जो कुछ तरीके थे वो इस तरीके से थे। उन लोगों ने कहा कि देखिए, यह जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप क्या कीजिए, हाइपोटेनस में भी एक स्क्वायर बना दीजिए, है ना, और सो कॉल्ड बेस कहिए, इसको बेस कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पर भी आप क्या कीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, है ना। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसको CAB मान लेते तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका B², इसका एरिया क्या हो जाएगा, C², इसका एरिया हो जाएगा A²। तो ऐसा देखा गया कि तीनों का जो एरिया है, यानी कि यह जो एरिया है बाकी दोनों के एरिया के सम के बराबर है। C² क्या है, A² + B² है। इसी को आजकल यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में, तो एक चीज़ आप देखेंगे, इसमें क्या किया गया है, छोटा सा एक प्रूफ करने का तरीका है कि इसमें पानी भर दिया गया, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पानी भर दिया गया, एक स्लैब है जो कि सबका हाइट एक ही जैसा है, इसमें भी क्या है, अंदर का जो वाटर यानी कि उसके जो थिकनेस है, जो ग्लास के थिकनेस है, उसके अलावा जो अंदर का जो हाइट है जिसमें वाटर उसमें रखा गया है, वो सबका हाइट सेम ही है। और यह भी स्क्वायर साइज़ का, यह भी स्क्वायर साइज़ का, यानी कि क्यूब साइज़ का, क्यूब नहीं कहिए, यानी कि क्यूबॉइड साइज़ का है ना, जो कि उसका हाइट अलग है बट उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया इस सब में कि जब इसको उलटिएगा तो सारा का सारा पानी इस दोनों में फुल हो जाएगा, फिर इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा पानी इसमें फुल हो जाएगा। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि जो हाइपोटेनस पर जो स्क्वायर बनेंगे वह क्या होगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर जो बनेंगे उसके सम के बराबर होगा। तो ये प्रूफ इस तरीके से पहले था, लेकिन पाइथागोरस ने इसको एक थ्योरेटिकल मेथड से इसको प्रूफ दिया। तो ये कहना कि वो पाइथागोरस थ्योरम है वो गलत है, वो सोलवा थ्योरम है और उसको प्रूफ दिया है पाइथागोरस ने। तो खैर इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हिस्ट्री में दबे पड़े हैं, और वो किसका है, छोटी छोटी बातें आप पढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये थ्योरम दिया किसने है। लेकिन हाँ, इसको अभी समझने की ज़रूरत है, फिर धीरे धीरे इस सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये है। चलिए, तो हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे एरिया के कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि सबसे पहली समस्या लोगों की यही थी कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमारे कितनी खेत है, तो हमारा कितना प्लॉट है, उसको कैसे हम याद रखेंगे, कैसे उसको बताएंगे कि मेरे पास कितना प्लॉट है। तो एरिया का कंसेप्ट कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुआ, और वहीं से सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो इस सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।